नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री हम कर रहे थे। ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं फिलहाल। और ट्रायंगल ही ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे सभी डायग्राम्स में, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल लें, सर्कल लें, सभी के अंदर ट्रायंगल की काफी सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज है, ये इसका अंत्यवृत्त हो गया। ठीक है, ये इसका अंत्यवृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ये 36 और 48 में भाग करती है। ये 36 तो ये भी 36, ये 48 तो ये भी 48। फाइंड लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अन्य दो भुजाओं की लंबाई आपको बतानी है। बिल्कुल भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर ये x हो गया तो ये भी x हो गया। देखिए, एक फॉर्मूला है मेरे पास, मैं चाहूं तो उसे लगा सकता हूं, पर उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बड़ा पड़ने वाला है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। R इक्वस टू डेल्टा बाय एस, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना आपने, R इक्वस टू डेल्टा बाय एस। क्योंकि सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालेंगे तब आपका आंसर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकालता हूं तो हीरोस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हीरोस फॉर्मूला x की फॉर्मेशन में आएगा। R आपको गिवन है, ये भी x की फॉर्मेशन में आएगा। x की इक्वेशन बनेगी तब आपका आंसर आएगा। मैं अगर आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा छोड़ देता। ठीक है, नहीं तो मैं एक चीज और कर सकता हूं इसमें, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। अगर मैं इन दोनों साइड की बात करता हूं, ध्यान से देखिए, इसकी और इसकी, इन दोनों साइड में कितना अंतर है? 48 प्लस एक्स माइनस 36 प्लस एक्स। एक्स से एक्स कटेगा, 48 माइनस 36 यानी 12, यानी 12 का अंतर है। मैं ये देखूंगा कौन सी साइड ऐसी है जिसमें 12 का अंतर है। 12 का अंतर इस वाली साइड में है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 78 और 12 90 होता है, तो ये वाला ऑप्शन मैं आंसर मार्क कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों में 12 का अंतर है। अगर मान लेते हैं दो ऑप्शन ऐसे होते, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो आप किसी भी ऑप्शन को लेके वेरीफाई करा सकते हैं। जैसे कि 78 है, 78 और एक क्या है, 90 है। ठीक है, 78 और 90, इसका मतलब है ये x की वैल्यू कितनी हो गई? 42 हो गई, 42 हो गई। अब क्या मैं वेरीफाई नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता हूं। अगर मैं देखूं कि ये ट्रायंगल है, एक साइड 78, एक साइड 90 और एक साइड 84, R इक्वस टू डेल्टा बाय एस, मैं वेरीफाई कराऊंगा, देखूंगा वेरीफाई हो रहा है। ये R की वैल्यू 24 आ रही है, ये नहीं आ रही है। अगर आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि x की फॉर्मेशन में आप कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन जो है बड़ा पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बेस्ट सॉल्यूशन यही है, मैंने सीधा पिक किया कि भाई दो साइड में अंतर कितना है, 90 का, केवल सी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक वाली क्लास में मैंने ये बताया, आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। डायग्राम आपको दे रखा है ये, ए बी सी पी क्यू और आर, ये 90 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना है एरिया पी क्यू आर और ए बी सी का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर है। डिफरेंस का लॉजिक क्या है भाई? डिफरेंस का कोई लॉजिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, आपको ये दो साइड निकालनी है। मेरे को सीधा दिख रहा है अंतर कितना है, 12 है।
और उन दो साइड की वैल्यू यहाँ दे रखी है। मैंने देखा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें अंतर 12 का दे रखा है, केवल वही आंसर हो सकता है ना। 80 और 64 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में जो अंतर है x से x कट गया, 12 का अंतर आना चाहिए, तो वो उसमें नहीं था, इसलिए वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। यही लॉजिक समझिए। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये फिर 60, ये 60, तो ये भी 60, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3, ये √3 तो ये भी √3, ठीक है। ये 60 है, ये 30 है, ये भी 90 आ जाएगा। और अगर आप देखते हैं 60 के सामने √3, तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने 1 हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं अगर PQR साइड, देखिए जो एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का रेशो निकालना है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया भुजा के वर्ग पे निर्भर करेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। PQR की भुजा कितनी हो गई, 2 और 1 3। ABC की भुजा कितनी हो गई, ये √3 हो गई। ABC की कितनी हो गई, 2 और 1 3, ठीक है। इसका स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। भाई मेंसुरेशन में अभी टाइम है, पहले ज्योमेट्री तो कंप्लीट कर लीजिए। ज्योमेट्री ही नहीं आती होगी तो मेंसुरेशन का क्या करेंगे? सिक्सटी डिग्री भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AB 9 है, BC 8, D और E AB BC पर इस तरीके से AD DB BC BE 2:1 है, O मध्य बिंदु है DE का, तो आपको बताना है BO की लंबाई। आइए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A, B और C, ठीक है। अगर AB 9 है, BC 8 है, D और E बिंदु D AB पर है, E BC पर है, AD और DB का अनुपात है 2:1। ध्यान से देखिएगा, अगर इसका अनुपात 2:1 है यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, 1 की कितनी हो गई, 3 हो गई। मैंने सीधा सीधा लिखा। BC और BE का अनुपात दे रखा है, BC टोटल हो गया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 8, तो 1 का कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, O मध्य बिंदु है DE का, ये O आ गया। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा, और आपको निकालना है BO। अगर ये 5 है तो 2.5 ये होगा, 2.5 ये होगा और 2.5 ये होगा, तो 2.5 मेरा आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। एक बात दोबारा से देखिए, देखिए AB BC, AB का वैल्यू 9 है, BC का वैल्यू 8 है, ये 2:1 में है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 2 की 6 हो गई, 1 की 3 हो गई, ठीक है। अब मैं नीचे वाले पे आता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। BC की वैल्यू 2 यूनिट है, BC पूरा है, 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की कितनी आ गई, 4 आ गई, BE 4 हो गया। ये 3 है, ये 4 है, तो ये पूरा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। O मध्य बिंदु है, ये माध्यिका हो गई, माध्यिका कितनी होती है 5 की आधी, ये 2.5 हो गया, तो 2.5 मेरा आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, त्रिभुज MNO में MP माध्यिका है, NQMP को बाइसेक्ट करता है दो बराबर हिस्सों में और मीट्स MO इन R। ठीक है, MO को R पे मिलता है, यानी ये Q है, ये इसे बाइसेक्ट करता है और ये इसे R पे मिलता है। MR की लंबाई बतानी है यदि M हो 30 सेंटीमीटर है। देखिए वैसे तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी मैंने एक लिखवाई भी है आपको। यदि ये मध्य बिंदु से होके गुजरता है तो ये लंबाई इसकी 1/3 होती है, 1/3 यानी 10 मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से एक लाइन बना देता हूं यूं इसके समांतर, ये ट्रायंगल है, ये वाली लाइन इसके समांतर हो गई। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, यानी जो अनुपात इनका है वही अनुपात इनका भी होगा। तो मैं ये बोलता हूं ये भी x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, इस वाले को, मुझे पता है ये माध्यिका है, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। यहां से देखिए ये लाइन इसके समांतर है तो जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा, यानी ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि 3x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, 10 मेरा आंसर आ गया, खत्म कहानी। ये डिटेल सॉल्यूशन है इसका, पर करना ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है, कहीं पर हमें शो नहीं करना ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है AB/BC, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। यदि MO, बिल्कुल भाई MO कर दिया मैंने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए मैं जो ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं वो ट्रेडिशनल तरीका लेके नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल भी। ट्रेडिशनल तरीका पता है क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिशनल तरीका मतलब है, मैं इसी क्वेश्चन में पता है क्या करता, इसी क्वेश्चन में मैं ये करता कि इन ट्रायंगल, या नेम दे देता है MPT दे दिया, मान लेते हैं ट्रायंगल MPT, मैं ये करता MQ/QP जो आपको जगह जगह मिलेगा, MR/RT। फिर मुझे पता ये 1:1 है तो ये इसके बराबर आएगा, यानी मैं करता 1:1 का मतलब है MR/RT के बराबर हो गया, ठीक है। फिर मैं आगे आता इन ट्रायंगल RNO, तो मैं क्या करता RNO के अंदर देखता, क्या देखता, OP/PN बराबर हो गया OT/RT। फिर मैं ये करता ये भी 1:1 है तो OT/RT के बराबर हो गया। फिर मैं ये देखता कि भाई दोनों अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो MR/OT/RT ये बराबर है, ठीक है। जब तीनों बराबर हैं और x के बराबर ले लेता तो मैं ये कहता कि भाई 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और x की वैल्यू 10 आ गई। समझ में बहुत आराम से आता क्योंकि सब कुछ तो लिखा हुआ है सामने, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, बुक वगैरह में भी सब जगह आपको यही मिलेगा। पर मैं ज्योमेट्री इस तरीके से आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं आप इस तरीके से पढ़ें, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखने की भी आदत बनी रहेगी। मैंने आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं कहा कि इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूं वो समझना है आपको। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने कहा कि भाई जब काम वही करना है तो क्यों ना हम डायग्राम में कर लें, थोड़ी सी कोशिश ही तो करनी पड़ेगी, पर वो एक बार की कोशिश है, आगे के लिए बहुत रास्ते आसान हो जाएंगे। मैंने आपसे बोला ये दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो ये भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये x हो गया तो ये भी x हो गया, लॉजिकल है। फिर मैं अगर ये वाला ट्रायंगल देखता हूँ, ये दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो ये भी बराबर हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि ये माध्यिका थी तो ये x है तो ये भी x हो गया। मैंने बोला ये तीन उसमें बांट रहा है तो 1:1:1, 3 की वैल्यू 30 तो 1 की 10 हो गई, 10 आंसर हो गया। लिखने की जरूरत ही क्या है, डायग्राम में सीधा करते हैं, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये तरीका देखिए दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि क्लास में मैं ये तरीका अपनाऊंगा, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। देखिए ये तरीका तो आपको किसी की भी क्लास में मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ सबकी क्लास में मिलेगा। तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए मेरे से पढ़ने के लिए, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा मेरे तरीके से चलिए, आपके रास्ते बहुत आसान होते रहेंगे। आपको वाकई में पता लगता रहेगा कि एडवांस मैथ में भी चीज़ें छोटी हो सकती हैं। हम खुद बड़ी करे जा रहे हैं ऐसे लिख लिख के, ऐसे कर करके। हम क्यों करें? हम डायग्राम में अटैक करते हैं, डायग्राम में सिमिलरिटी लगाते हैं, सीधा दिखेगा, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, NR 0.4 PR 0.6 PQ। आपको बताना है परसेंटेज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इस ट्राइंगल PMN फ्रॉम। PQR का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल PMN का है? PQR का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल PMN का है? 1/3 वाला भाई वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे आपको याद हो जाएगा, मेरे को तो छोड़िए, अभी आगे तक खत्म होने दीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है ज्योमेट्री की। PQR देखिए ये आपके सामने है, M और N PQ और PR पर है, ठीक है। PM जो है 0.6 PQ है, PM जो है 0.6 PQ है, यानी 6/10। PM अगर 6 है तो PQ कितना है? PQ 10 है, ठीक है। ऐसी NR 0.4 PR है, NR क्या है? अगर ये 4 है तो ये पूरा 10 है, यानी ये भी 6 हो गया। अगर ये 4 है तो पूरा 10 है, यानी ये भी 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब मेरे को क्या नजर आ रहा है? मेरे को ये नजर आ रहा है 6 और 4, ये भी 6 और 4। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, और समांतर हो जाती है तो हम समरूप त्रिभुज यानी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सिमिलरिटी अगर मैं लगाता हूं, इस ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है? 6 है। इस ट्राइंगल की जो साइड है कितनी है? 10 है। अगर मैं 6/10 को काटता हूं तो 3/5 आता है, और 3/5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 9/25 हो जाता है। 9/25 का मतलब ये एरिया का रेशो आ गया। ये कितना हो गया? ये आपका 36% हो गया, यानी PQR का 36% एरिया PMN है, तो 36% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके भाई लगभग हो गए हैं आपके 140 क्वेश्चन। एक 140 क्वेश्चन हो गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 0.6 PQ, ठीक है। इसका मतलब है 6/10। 6/10 का मतलब है PM अगर 6 होगा तो ये 10 होगा। इसका मतलब है ये 4 होगा तो PR 10 होगा। PR 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 तो ये 6। अब आप देखते हैं ये 6, ये 4, ये 6, ये 4, इसका अनुपात समान है, तो ये लाइन इसके समांतर हो गई। समांतर हो गई तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? भुजाओं का अनुपात देखिए 6 और 10। 6 और 10 ले लिया, 3 और 5, पर हमें एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया के लिए स्क्वायर किया तो 9 और 25, तो 25 में से 9 एरिया PMN का है, 36% एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बिल्कुल आप साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट देख के, अगर आप सिमिलरिटी नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट देख सकते हैं। 6 6 36, 10 धाम 100, 36% आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, AB इक्वल्स टू 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी आई। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी 10 है। ए बी 10 है तो मैं सीधा ए बी बनाता हूं सबसे पहले। ए सी कितना है 8 है, बी सी कितना है 6 है। आई अंत्य केंद्र है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई ये निकालना है आपको, ये वाला ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अगर ध्यान हो, जब मैंने अंत्य केंद्र पढ़ाया था, मैंने बताया था जब अंत्य केंद्र होता है ना, इसके अंदर इन सर्कल बनता है। और इन सर्कल क्या होता है, समान दूरी पर होता है सभी भुजाओं से। मैंने ये बताया था। अब अगर मैं केवल ये 3 ट्राइंगल देखूं, ए आई सी, बी आई सी, ए आई बी, ए आई सी, बी आई सी, ए आई बी, इन सभी की हाइट सेम है आर आर आर। तो एरिया किस पे निर्भर करेगा, आधार पे निर्भर करेगा, बेस पे। बेस का रेशियो कितना हो गया 8 6 10, यानी 4 3 5। ठीक है, अब मैं देखता हूं 4 3 5 का मतलब हो गया 4 3 7 5 12, टोटल हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो गया 24 हो गया। आपको किसकी निकालनी है, आपको इस वाले की निकालनी है, यानी 5 की। तो ये कितना आ गया, ये 10 आ गया। 10 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। 10 आंसर आएगा भाई, ध्यान से देखिए। एक बार और देख लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। छोटे आर की वैल्यू क्या होगी भाई, ये पूछने की जरूरत नहीं है, तो आपको सीधा बताना चाहिए। मैंने बताया था 3 4 5 के साथ क्या होती है 1 होती है, 6 8 10 के साथ क्या होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार दोबारा से देखिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर इन सर्कल इसलिए बनाया कि आपको चीजें दिखाने के लिए, कि आपको चीजें याद रहें कि भाई इन सेंटर के साथ इन सर्कल बनता है, इन सर्कल के साथ इन रेडियस बनता है, और इन रेडियस जो है सारी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए जो 3 ट्राइंगल बने, ये वाला इसकी हाइट ये वाला इसकी हाइट ये वाला इसकी हाइट ये, हाइट सेम है। तो एरिया किस पे निर्भर किया, बेस पे। जो 4:3:5 आ गया। मैंने 8 6 10 नहीं लिखा, 4 3 5 ही लिख दिया, बात एक ही है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 24 आई। पूरे का एरिया 8 6 48/2 24 हो गया। 5 की कितनी हो गई 10 हो गई, 10 मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायग्राम बना देता हूं मैं। सी ए बी डी ई एफ जी, ये आर है। एबीसी इक्वल ट्रायंगल विद साइड 2 + √3 रेडियस सर्कल निकालना है, कितना होगा इन सी जी एफ, यदि डी ई एफ जी एक स्क्वायर है। ठीक है, आइए देखते हैं। डायग्राम दिया हुआ है भाई, बिल्कुल दिया हुआ है डायग्राम, ध्यान से देखना है आप सभी को। देखिए सबसे पहले एबीसी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अगर है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है। ये √3 तो ये भी √3, ये भी √3, ये भी √3, ये 1 हो गया। 30 डिग्री के सामने ये भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपको
दिख रहा है कि 1 + 1 + √3 2 + √3 ऐसा ही दे रखा है, जो साइड है वो इतनी ही दे रखी है, 2 + √3 ही दे रखी है और यहाँ पर वो ही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका इन रेडियस निकालना है। अब मेरे सामने क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल है और इसकी साइड जो है √3 है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बोला था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखो, साइड की वैल्यू ये होती है, पर साइड की वैल्यू क्या दे रखी है ये, और जो इन रेडियस होता है वो 1 यूनिट होता है। तो ये इसका आधा हो गया, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, 0.4 0.5 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई इसके अंदर। और कोशिश करिए ज्योमेट्री इसी तरीके से पढ़ें आप घर पे भी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार और बताऊं, ध्यान से देखिए। देखो भाई ये त्रिभुज है, इसमें वर्ग है, इसी में सर्कल है। सबसे पहले मैंने अनुपात पे काम किया। 60 के सामने अगर √3 आता है, 30 के सामने 1, ये √3 होगा तो ये भी √3 क्योंकि स्क्वायर है, ये √3 होगा ये भी 1 आएगा, वही 60 डिग्री के कॉन्सेप्ट से। अब मैं देखा 1 + 1 + √3 2 + √3 आ रहा है, और यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैं रेशियो ले रहा था वो रेशियो नहीं, वो तो एग्जैक्ट ही साइड निकल गई। ठीक है, यानी अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जो कि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। तो इस त्रिभुज की जो लंबाई है वो √3 है। ये इन रेडियस निकालना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बाय MG, मैंने लिखा था कि भाई साइड को हम क्या लेते हैं 2√3 लेते हैं, आर को लेते हैं 2 और इस छोटे आर को लेते हैं 1। अगर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो कैपिटल आर यानी 2 के बराबर होगा, स्मॉल आर की बात करें तो 1 के बराबर होगा। 2√3 की वैल्यू कितनी है, √3 दे रखी है। मेरे को अंदर वाला निकालना है 1, 1 का मतलब 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि देखना पड़ेगा एक बार। ए 96 डिग्री BC को बढ़ाया गया, ठीक है, किसी पॉइंट D तक एंगल बाइसेक्टर ABC का और ACD का। A पे इंटरसेक्ट करता है, A पे नहीं A1 पे, A1 है ये, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ A1BC एंड A1CD। A1BC नहीं है, ABC A1CD, ठीक है, इंटरसेक्ट at A2 and so on the angle bisector of A4BC A4CD intersect at A5। तो एंगल A5 बताना है कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार। नहीं लीव नहीं करना भाई ये। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो लीव ही करना है, पर अगर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको तो आप समझ जाएंगे अगली बार से कि ऐसा क्वेश्चन हम घर से पढ़ कर आए हैं। मैं चाहता हूं इस तरीके के क्वेश्चन आप घर से पढ़ के जाएं। ध्यान से देखिए, त्रिभुज है ABC, ये रहा मेरे सामने, BC को बढ़ाओ, कह रहा है D बिंदु तक, लो जी बढ़ा लिया। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC और ACD इंटरसेक्ट एट A1, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये थीटा होता है, ये अगर एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो ये θ/2 होता है, ठीक है, θ/2 हो गया। फिर क्या कहता है वो, फिर दोबारा से देखिए, फिर वो बोलता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ A1BC यानी इसका बाइसेक्टर, ठीक है, और इसका बाइसेक्टर, ये क्या इंटरसेक्ट करता है A2 पे, यानी आ गया θ/4, बिल्कुल आएगा। फिर क्या बोलता है, ये A3 आ गया,
कितना आ गया, थीटा बाय 8। फिर क्या बोलता है, फिर आगे आ गया A4, ये कितना आ गया, थीटा बाय 16। फिर क्या हो गया, फिर और आगे आ गया ये A5, कितना आ गया, थीटा बाय 32। ठीक है, तो मैंने देखा 96। देखिए मैं ये सारे बनाऊंगा नहीं, मैं एक लॉजिक पकड़ लूंगा। लॉजिक क्या है, अगर पहला पॉइंट है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब ऐसा भी हो सकता है ये 10 तक चला जाए, 10 तक थोड़ी बनाएंगे हम पेपर में बैठ के। तो हमने एक फॉर्मूला देख लिया, यहाँ पर पैटर्न देख लिया, थीटा अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, और n क्या है, जोन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट है, तो 5th पॉइंट का मतलब हो गया थीटा अपॉन 32। थीटा कितना है, 96 है, 96 अपॉन 32 करूंगा तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 डिग्री मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। थीटा बाई 2 की प्रॉपर्टी है भाई, थीटा बाई 2 की डेफिनेट प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने, ठीक है, आपके सामने आ गया, फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा भाई, मेन बात यह है कि आपके पास वो तजुर्बा हो। पहली बार देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, बेवकूफी होगी करना, तभी मैं सारी वैरायटी आपको क्लास में दिखा रहा हूँ कि पेपर में कोई नई वैरायटी ना दिखे। अब देखिए मैंने बता दिया ना आपको, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई अगर ये ट्राइंगल है, इसका बाइसेक्टर मैं बनाता हूं और इसका बाइसेक्टर मैं बनाता हूं, तो इस वाले एंगल का आधा हो जाता है ये। ठीक है, अब एक पॉइंट हो गया, फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है, तीसरा पॉइंट हो सकता है, तो nth पॉइंट तक जा सकते हैं। वो 5वां पॉइंट पूछ रहा है, तो थीटा अपॉन 2 की पावर n। फिगर नहीं दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, खुद बनाना है फिगर भाई, फिगर नहीं दिया हुआ उसमें। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं, त्रिभुज ABC में D कोई पॉइंट BC पर इस तरीके से है कि AD BC पर लंब है, E को पॉइंट AD पर इस तरीके से है कि AE और ED का अनुपात 5:1 है। ठीक है, एंगल BAD 30 डिग्री है, एंगल AC भी बताना है, ये बताना है आपको, और tan एंगल ACB, tan एंगल ACB बराबर है 6 टाइम tan एंगल DBE के। DBE हो गया यानी ये वाला, ठीक है, DBE के। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, tan एंगल ACB यानी मिडल एंगल कौन सा है, C। tan एंगल C अगर मैं निकालता हूं तो AD अपॉन CD बराबर हो गया 6 टाइम किसके, tan एंगल DBE। tan थीटा अगर आप इसका निकालते हैं तो DE अपॉन BD। ठीक है, एंगल BAD, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं ठीक कर देता हूं, है ना। BAD ये 30 डिग्री हो गया, है ना। इसका वैसे इस्तेमाल कुछ नहीं होना है यहां पर, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिगर नहीं दिया हुआ भाई, ये भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है आपको।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम नहीं दिया। मैं आपसे बोलता हूं tan एंगल ACB मैंने निकाला, ठीक है, 6 टाइम tan एंगल BDBE, ये हो गया DE अपॉन BD। अब ध्यान से देखिएगा, क्या AD 6 टाइम DE नहीं है? क्यों नहीं है? सीधा देखिए, इसका 6 गुना ये है ना, बिल्कुल नजर तो आ रहा है आपको, 1 और 5 नजर आ रहा है, तो इससे ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, CD BD के बराबर हो गया, और CD और BD अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, अगर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया और ये दोनों बराबर हो गए, इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब होता है कि भाई ये दो भुजाएं बराबर होंगी, ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये दो कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये 30 है, तो ये भी कितने का आ जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री का आ जाएगा, ACB, तो 60 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। एंगल A 30 नहीं है, BAD 30 है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, विजुलाइज करने वाली बात है। मैंने आपसे बोला कि ये लाइन है 5:1 में बढ़ती है, ये A है, ये D है, ये E है। आप अगर लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि DE और AD का अनुपात कितना हो गया, DE और AD का अनुपात, DE 1 है तो ये 6 है, तो आप कहेंगे DE का 6 गुना AD के बराबर हो जाएगा। लॉजिकल है, देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिसका डायग्राम नहीं दिया हुआ, डायग्राम मैं बना देता हूं। A B D C, ये 5 है, ठीक है, और ये 90 है, ये 30 डिग्री है। आपको ये बताना है एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, आपको बतानी है कितनी होगी, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई AD की। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल हो गया यार ये तो। ध्यान से अगर आप देखते हैं, ये 30 है, 90 है, ये 60, यानी 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। 60 के सामने कितना है, 5 है, होना कितना चाहिए, √3। √3 की वैल्यू अगर 5 है, आपको क्या निकालना है, 90 के सामने वाला, यानी 2 यूनिट। तो आंसर कितना आ गया, 10/√3। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा इसके अंदर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ है नहीं देखिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है, रुक जाइए। A B D C, AD और DC का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 3:2। एरिया ABE बराबर है किसके, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर के। एरिया BEC आपको बताना है कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा।
भाई राइट एंगल ट्रायंगल था, ध्यान से देखिए जो आपने सवाल पूछा है। इन चीजों से बाहर भाई कुछ भी नहीं आएगा, जितना मैं क्लास में करा दूंगा। बस आप हिम्मत रखना, ये जो क्लास में हुआ वो समझ आ जाए सब, ठीक है। ध्यान से देखिए अब क्या दिया है उसने, ये 3:2। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये वाली लाइन नहीं बनाई। अगर ये 3:2 है तो इसके एरिया का अनुपात 3:2 होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? कितने लोग एग्री हैं जल्दी से बताइए। अगर इसके आधार का अनुपात 3:2 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 होगा। जल्दी से बताइए कितने लोग एग्री हैं। ABE 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर क्यों नहीं लिया भाई? स्क्वायर क्यों लेंगे? ये समरूप त्रिभुज थोड़ी है, जहां सिमिलर ट्रायंगल आता है केवल वहां स्क्वायर करते हैं। यहां तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला लगाया है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी ऐसी लाइन बना देते हैं जितनी मर्जी, तो एरिया जो है उसके आधार पे निर्भर करता है, क्योंकि इन सबकी हाइट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका अनुपात 3:2 है आधार का, क्या इस क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 नहीं होगा? ये जो अंदर वाला है भाई, चाहे ट्रायंगल बड़ा ले या ट्रायंगल ये ले, बात तो एक ही है, साइड का अनुपात तो 3:2 ही है, ये भी 3:2 होना चाहिए। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला कि भाई ये 3:2 में है, ये पूरा भी 3:2 में है, तो क्या जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये भी तो 3:2 में होगा। देखिए जब ये 3:2 में है, ये भी 3:2 में होना जरूरी है, तभी तो पूरा भी 3:2 में होगा। कितने लोग एग्री हैं जल्दी से बताइए। एग्री है ना? देखिए हर चीज ना अपने आप में कुछ बोलती है, और ये जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एग्री है नहीं है, ये इसलिए बोला जा रहा है कि एक बार इस पे मोहर लग गई है, आपको समझ आ गई, तो ये बहुत जगह इस्तेमाल होंगी चीजें, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि इसका अनुपात 3:2 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात भी 3:2 होगा, पूरे का अनुपात भी 3:2 होगा, ये भी 3:2 होगा, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि 3 की वैल्यू कितनी है, 13 है, 2 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू अगर 13 हो गई तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 26/3। 26/3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, खत्म कहानी। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया। अब पता है क्या, ये सारी चीजें मैं इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको लिखना ना पड़े। अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी पता है तो मैं सीधा करूंगा, 3:2, ये भी 3:2, ये 3:2, बड़ा भी 3:2, बड़ा भी 3:2, तो ये भी 3:2, 3 की 13, 2 की 26/3, सीधा आंसर। कोई डायग्राम नहीं बनाना मेरे को। स्क्वायर केवल और केवल ध्यान रखिए सिमिलरिटी में होता है। एरिया स्क्वायर पे निर्भर साइड की या तो सिमिलरिटी में होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों केस में होगा। अभी जो हम कॉन्सेप्ट देखिए, एरिया के क्या क्या फॉर्मूला पता है आपको? हाफ बेस हाइट, मैंने बताया था ना आपको, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। हाफ AB साइन C, ये भी मैंने आपको बताया था। कुछ क्वेश्चन हमने इस पे करे हैं, कुछ इस पे करे हैं, कुछ इस पे करे हैं, ठीक है, सब पे क्वेश्चन किए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बिल्कुल किसी का भी आ सकता है भाई।
किसी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की दो लेंथ जो है 12 और 27 है, तो आपको बताना है परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा, देखिए दो भुजाएं बराबर होंगी, या तो ये संभव है 12 12 27, या ये संभव है 27, एक सेकेंड, या ये संभव है 12 27 27, उसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या इसके साथ त्रिभुज बन पाएगा, नहीं। मेरे को सीधा देख के पता लगना चाहिए, जो तीसरी भुजा है वो इनके योग से छोटी होगी, जो थर्ड साइड है 27, ये 12 और 12 24 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये मैंने काट दिया, ये तो संभव ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या बची, पॉसिबिलिटी ये है मेरे सामने 27 और 27 54 और 12 66, 66 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोग एग्री हैं, समझ आ गया है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए एक एक चीज समझ आनी बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है जो बिल्कुल बेसिक पे हो भाई, ये बिल्कुल बेसिक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बिल्कुल बेसिक पर है। एक त्रिभुज है ABC, ध्यान से देखिएगा, C सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, A प्लस B प्लस C 21 है, ये 21 है। देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो और तीनों वैल्यू जो है इंटीजर हो, ठीक है। इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, सोच के देखिए, अगर तीनों इंटीजर हैं तो C जो है आपका A प्लस B से छोटा होगा, इस बात के लिए तो सभी एग्री हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं C ज्यादा से ज्यादा, C की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेनी है मेरे को, तो A प्लस B में से छोटी चीज घटानी पड़ेगी, और छोटा सा छोटा इंटीजर जो मैं घटा सकता हूं वो मैं 1 घटा सकता हूं। तो मैंने लिख दिया C मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B माइनस 1। 1 से छोटा इंटीजर नहीं घटा सकता मैं इसके अंदर, 1 से छोटा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो C मैक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो A प्लस B माइनस 1 होगी। अब C मैक्स अगर A प्लस B माइनस 1 होगी तो ध्यान से देखिए A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, C मैक्स प्लस 1, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो C मैक्स प्लस 1 प्लस C मैक्स बराबर हो गया किसके, 21 के। तो C मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 10, 10 आपका आंसर हो गया, यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। C का अधिकतम मान 10 संभव है, 10 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बार दोबारा से देखिए, ये आपको गिवन है, ठीक है। C की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ध्यान से देखिएगा, C की वैल्यू A प्लस B से छोटी है, हम सभी को पता है, पर C की वैल्यू ना ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है A प्लस B से बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंस यानी ना के बराबर, और वो कितना हो सकता है -1, क्योंकि सारी साइड जो है इंटीजर्स में है, पूर्णांक है। तो A प्लस B की मैंने वैल्यू निकाली, वो मैंने यहां पुट कर दी, तो C मैक्स प्लस 1 आ गया। और ये किस चीज की बात हो रही है, जब C मैक्सिमम है, तो C मैक्स भी लिखा है, C मैक्स लिखा है, 2 बार C मैक्स इसके बराबर आ गया 20 के, C मैक्स बराबर आ गया 10 के, 10 मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
सी मैक्स यानी सी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी। सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सेकंड हो जाइए, ये नहीं है, इससे पहले तो दो एक क्वेश्चन है आपके। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए बी सी एफ डी ई, ठीक है। अब वो बोलता है ए बी बी सी के बराबर है, ए डी 5 है, सी ई 3 है, ई एफ 8 है, ठीक है। डीई की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मिनिमम नहीं आ सकता भाई उसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरूरी नहीं होता कि आप जिस भी क्वेश्चन में मैक्सिमम निकाल सकें उसमें आप मिनिमम भी निकाल सकें, ठीक है। कई बच्चों की साइकोलॉजी होती है, जहाँ मैक्सिमम पूछा होता है वहां मिनिमम जरूर पूछते हैं, जहाँ मिनिमम निकाला होता है वहां मैक्सिमम जरूर पूछते हैं। पर जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें निकाली जा सके एक ही कंडीशन के अंदर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, ए डी 5, सी ई 3, ई एफ 8, मेरे को डीई निकालना है, ये वाली लेंथ। क्या मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा है कि जिससे ये डीई की लेंथ निकल जाए? मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। एक चीज और दे रखी है, ए बी बी सी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये और दे रखा है आपको। ध्यान से देखिएगा सभी, आपको कुछ भी ऐसा नजर आ रहा हो? नहीं, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा। अगर मैं सिमिलरिटी लगाने की भी कोशिश करता हूं, एक एंगल कॉमन, एक एंगल, ये एक ही एंगल कॉमन नजर आ रहा है, दूसरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें आपको ना प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। यानी कि अगर मैं सिमिलरिटी लगाना चाहता हूं, अगर मान लेते हैं मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से सोचिएगा, मैंने ये लाइन बना दी पैरेलल, इसके पैरेलल। अब इसके पैरेलल अगर मैंने लाइन बना दी है, ध्यान से देखिएगा, पैरेलल अगर लाइन हो गई तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये दो एंगल अगर बराबर हो गए तो ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो एंगल बराबर है तो दो भुजाएं बराबर हो गई, ये 3 आ गया तो ये भी 3 आ गया। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं आप केवल ये देखिए, ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, ये आपको निकालना है, ठीक है। आप केवल इतना देखिए। अब मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने हमेशा आपसे बोला कि ऊपर जो दे रखा होता है इस वाले की वैल्यू दे रखी होती है, तो 3 की वैल्यू अगर 8 है और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, ये किसकी वैल्यू होती है? इसके अंतर की, यानी 2 की। तो मैं सीधा ही लिखूंगा यार, 3 की वैल्यू अगर 8 है तो 2 की कितनी आ गई? 16/3। ये मेरा आंसर हो गया खत्म, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने 16/3 लिख दिया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और मैं कंस्ट्रक्शन जब ही कर पाया जब मेरे पास पहले से तजुर्बा था। अगर कोई पहली बार देखेगा क्वेश्चन को तो ख्याल नहीं आएंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन वाली चीजें सारे ऐसे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बीच बीच में डाल रखे हैं, ठीक है। वो इसीलिए कि आपको कुछ तो तजुर्बा हो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट का। यानी अगर आप मान लेते हैं 20-30 क्वेश्चन भी करके गए तो पेपर में ना एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि चीज क्लिक कर जाए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अगर पहले से नहीं कर रखा तो क्लिक करने की भी संभावना नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए मैंने केवल, देखिए मैक्सिमम जगह ना आप इस तरीके से अगर डायग्राम मिल जाता है तो सिमिलरिटी लगाते हैं। यहां पर मैंने केवल वही काम किया, एक लाइन पैरेलल बना दी।
पैरेलल बना दी, पैरेलल बनाने से ये लाइन, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब मैंने ये वाला पार्ट उठा के निकाल लिया बाहर। मैंने आपको हमेशा बोला कि भाई ऊपर वाले जो दे रखा होता है ये उसकी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू जो होती है इनके डिफरेंस की होती है। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 3 की 8 तो 2 की कितनी, 16/3। 16/3 मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक और धमाकेदार क्वेश्चन है, वाकई में धमाकेदार है, जो आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, पर एग्जाम में डेफिनेट मिल सकता है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं 17 में इसके बैच में भी कराया था, ठीक है, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और अभी भी मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको सेम डाटा के साथ सेम मिल सकता है एग्जाम में। ए बी डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर दे रखा है, ठीक है। साथ के साथ ए बी 12, ए सी 7, बी सी 14, ठीक है, ये दे रखा है। साथ के साथ आपको निकालना है डी ई, ई एफ, डी एफ, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, 12, 14, 7, 12, 7, 14, 7, 14, 12, 7, 12, 14, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हार्ड है। चलिए, एक बच्चे ने अपनी टिप्पणी दी है क्वेश्चन हार्ड की। क्वेश्चन और फिगर गिवन है क्या? फिगर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, ये सब गिवन है आपके सामने, है ना। क्वेश्चन हार्ड नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। और मैं अभी बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, पर सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ भी मिल सकता है। जब मैं 17 में इसके बैच में करा रहा था इस टाइप के क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन था, हालांकि वो भी मैं कराऊंगा आपको, तो बच्चे हंस रहे थे, कहते हैं सर ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है कभी भी एग्जाम में, आप क्या करा रहे हो। 17 में इसका पेपर देख के पता लग गया था काफी बच्चों को। 17 में इसका रिजल्ट हमारा इसीलिए बहुत अच्छा गया था क्योंकि हम पहले से तैयार थे, हमने पहले से बच्चों को तैयार कराया। मैं आपको भी पहले से इसलिए तैयार करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, पर पेपर में कभी भी मिल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बात। एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज रह गई इसमें। क्या रह गया भाई? डी ई एफ रह गया, डी ई एफ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डी ई एफ बराबर होगा किसके? ई बी सी प्लस थीटा, थीटा नहीं लिखूंगा, प्लस ई सी बी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से समझाने के लिए लिख रहा हूं, देखिए मैं डायग्राम में भी कर सकता हूं पर थोड़ा अलग टाइप का डायग्राम है, ठीक है। डी ई एफ, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ए प्लस ए का, ठीक है। ई सी बी किसके बराबर है? थीटा के, तो मैं लिख सकता हूं ई बी सी प्लस थीटा। मैंने लिख दिया ई बी सी प्लस थीटा, इसकी वैल्यू डाल दी ई बी सी प्लस थीटा। हम ये भी तो देख सकते हैं ई बी सी प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? ए बी सी के, तो मैं बोल सकता हूं एंगल डी ई एफ बराबर हो गया एंगल ए बी सी के, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से।
ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ भी नहीं करा यार, यहाँ तो मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। बाह्य कोण जो है आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है, ये प्लस ये इसके बराबर होगा। अब ये जो है इसके बराबर भी है, तो ये ना लेके मैंने ये ले लिया अगर, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आ गया। इसी तरीके से ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा। तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आपको दे रखा है साइड ए बी कितनी है, 12 है, ए सी कितना है, 7 है, बी सी कितना है, 14 है। तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका हो जाएगा। अगर मैं डीई की बात करूं, डीई के जैसी कौन सी है, 12 है। ईएफ के जैसा कौन सा है, ये है बीसी 14, और डीएफ के जैसा कौन है, डीएफ के जैसा ये 7 है। तो 12 14 7 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए केवल सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है, दिखने में डायग्राम अलग है, सॉल्यूशन पार्ट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन पार्ट में। एक बार और देखिए, मैंने आपसे सीधी सी बात बोली, यहां पर देखिए ना, इसे विजुलाइज करिए। अब देखिए यही तो आपको पसंद आता है बेसिकली, जो आपको बुक्स में मिलता है ये वाला पार्ट। ठीक है, मैंने वैसे ही लिखा है, देखिए मजा नहीं आ रहा होगा इसमें। तो DEF अगर मैं इस ट्राइंगल इस एंगल की बात करूं तो इसके और इसके योग के बराबर होगा। EBC और ECB, ये मैंने लिखा EBC और ECB। ECB किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। EBC प्लस थीटा के बराबर हो गया। अब मैं देखता हूं EBC ये है प्लस थीटा, थीटा तो ये भी है पर ये भी तो है, तो अगर मैं इसके साथ ले लेता हूं ये एंगल कौन सा बन जाएगा, ये टोटल ABC बन जाएगा। तो मैंने ये बोला DEF ABC के बराबर हो गया। तो जिस तरीके से ये वाला कोण इसके बराबर हुआ है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इस तरीके से आपको सिमिलरिटी मिलेगी, यानी 3 एंगल बराबर होगा इस वाले के बड़े के साथ। तो आपने देखा ये वाली साइड 12 थी तो ये वाली भी 12 आ जाएगी, साइड 12 नहीं आएगी, इनका रेशियो इस तरीके से रहेगा। तो इसका 12 आ गया, ये 7 आ गया, ये 14 आ गया। अब जो भी लिखा है उस हिसाब से हम आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। अब आप में से कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, पर आप वैसे किसी बच्चे को दे दीजिए एक बार ये क्वेश्चन, आप चेक करके देखिएगा। किसी भी दोस्त को जो आपको लगे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, क्वेश्चन दे के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि तैयारी क्या होती है। मेन बात यह है कि बच्चे ऐसी चीज से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और पेपर का लेवल हल्का सा कुछ ऐसा हो जाता है कि दिखने में कुछ अलग चीज आ जाती है, तो हमें लगता है प्रीवियस ईयर में से नहीं आई, ये प्रीवियस ईयर ही है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। मैं चाहता हूं देखिए आप लोग जरूर करें। ठीक है, आप लोगों को मैं जितना करा रहा हूं ना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक डायरेक्शन ऐड करेंगे। आपको ये रहेगा नहीं यार सर ने करवाया है क्लास में। ठीक है, तो दिमाग खोल के डेली क्लास अटेंड करें। मेरा मोटिव यही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराना और आपकी जिंदगी की से आखिरी कोचिंग बनाना। ऐसा नहीं कि आपको आगे भी फिर कोचिंग वोचिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी। एक बार करिए, कंप्लीट करिए। तभी मैंने बोला 500 के करीब क्वेश्चन लेके रहूंगा इसके अंदर, जल्दबाजी नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल। तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।